नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल श्री साहित्य संगम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य अध्याय 2 आलोक धनवा जी की कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आलोक धनवा का जीवन परिचय। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में हुआ। इसकी प्रमुख रचनाएं, इनकी पहली रचना जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां रचनाओं से इन्हें साहित्य में ख्याति प्राप्त हुई। इनका एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है सन 1998 में प्रकाशित हुआ। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण राउत सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इसकी कुछ पंक्तियां दे रखी है कि जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। यानी कवि कहता है कि समुद्र से भाप बनकर, बादल बनकर के और अंत में वर्षा के रूप में इस धरातल पर बरसने वाला पानी जो नदियों के रूप में आखिर समुद्र में जाकर ही मिलता है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी, इनकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और कुछ समय गुजारने के बाद अंततः उसकी आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। यानी प्रत्येक प्राणी को अंत में उसी परमात्मा में विलीन हो जाना पड़ता है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी सुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। अपार यानी बहुत अधिक, अर्जित यानी प्राप्त करना। तो यहाँ पर धनवा जी ने छोटी सी उम्र में कुछ गिनी सुनी कविता लिख करके और साहित्य के क्षेत्र में काफी लोकप्रियता प्राप्त की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही थी। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव से लेखन नहीं किया। यानी उनकी कविताओं का जितना मूल्यांकन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो इसी दबाव के चलते आलोक धनवा जी ने कभी थोक भाव से लेखन नहीं किया, यानी बहुत अधिक विस्तृत लेखन कार्य नहीं किया। सन 1972 से लेखन प्रारंभ करने के बाद उसका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था दुनिया रोज बनती है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगक्रम तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के तौर पर भागीदारी भी निभाई है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है। इसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ इच्छा और उमंगों का चित्रण इस कविता में हुआ है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। यह पतंग को बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना बताया है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की विहादे हैं, यानी ऊंचाइयों की विसीमाएं हैं। बालपन जिन्हें सुना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है, यानी बाल सुलभ इच्छाएं हैं। जिस प्रकार से पतंग आसमान में ऊंचाइयों को छूती है, ऊपर उड़ना चाहती है, वैसे बच्चों के भीतर भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती है, अनेक प्रकार के इच्छाएं होती है, उमंग होती है। उन इच्छाओं को बच्चे भी प्राप्त करना चाहते हैं।
कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद पास आ जाता है। वे हर नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर बहादुर अंधेरे के बाद सर्द उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप अभी उसके साथ हैं? तो यहाँ पर भादों को अंधेरे का प्रतीक बताया है और शरद ऋतु को उजाले का प्रतीक बताया है। यानी भादों के बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है, हर अंधेरे के बाद में उजाले का आगमन होता है। हर निराशा के बाद आशा का संचार होता है, हर असफलता के बाद एक सफलता की प्राप्ति होती है। यही बताना इस कविता का मूल सार था। अब है आलोक तनवा की पतंग कविता। शब्दार्थ: तेज बौछार, घनघोर बारिश, भादो, छठा हिंदी महीना, तेज बारिश का महीना, संदर्भ और वर्षन निम्नलिखित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित पतंग कविता से लिया गया है और इसमें कवि ने तेज घनघोर बारिश के भादो महीने के बीतने के बाद आने वाली शरद ऋतु की सुहानी सुनहरी ऋतु का वर्णन किया है। अब है भावार्थ। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। यह कवि कह रहा है कि सबसे तेज घनघोर बारिश बरसात का महीना भादो का महीना बीत गया है, जिसमें घनघोर बारिश होती है और आसमान में काले काले बादल छाए रहते हैं, जिसके कारण घनघोर अंधेरा छाया रहता है। तो तेज बारिशों के साथ अब भादो बीत गया है, तो इसकी अंधेरी रातें भी अब बीत गई है और इनके बाद अब शरद ऋतु का सवेरा हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो कवि कह रहा है कि शरद ऋतु का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दिखाई दे रहा है। यानी अब आसमान में वो काले बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आसमान बिल्कुल स्वच्छ और साफ नजर आ रहा है, जिसके कारण पूर्व दिशा में सूर्योदय के समय आसमान की वह लालिमा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि शरद ऋतु का सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल है। वैसे भी भादों के जाते ही शरद का उजाला फैल जाता है। जिस प्रकार से खरगोश की आंखें लाल होती है, वैसे ही शरद ऋतु में सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की लालिमा साफ साफ नजर आती है। तो ऐसा लगता है मानो रात बीतने के बाद चमकीला सवेरा हो गया है। शरद ऋतु का उल्लास, उमंग और उत्साह इस तरह चारों तरफ फैल जाता है मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करते हुए, एक अपनी चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को, झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आ गया हो। यानी इसका आशय यह है कि शरद ऋतु आने पर चारों तरफ का वातावरण उल्लास में बन जाता है। चारों तरफ एक सुनहरी धूप खिल जाती है और मधुर स्वर आते हैं, खेलने का शोर एवं इशारे हैं और चारों तरफ पतंगबाजी का माहौल बन गया है। पतंग उड़ाने वाले
बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि कह रहा है कि ऐसे परिवेश को देखकर ऐसा लगता है कि शरद ऋतु रूपी बालक इस मनमोहक वातावरण में पतंग उड़ाने वाले इन बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारों से बुलाकर अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित कर रहा है। तो इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है कि शरद ऋतु रूपी ये बालक जिसने आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है ताकि उसकी ये पतंग आसमान में आसानी से उड़ सके, ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमीनी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और दुनिया। नाजुक का अर्थ है मुलायम, कोमल, और कमीनी का है बांस की जो खपत सी पतंग बनाने के लिए काम में ली जाती है। अब आगे कवि कह रहा है कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की, पतली और रंगीन चीज है। वह अत्यंत पतले कागज से बनी होती है और उस पर बांस की कमानी भी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी हुई पतंग आसमान में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे चींटियां बजाने लगते हैं तथा किलकारियां करने लगते हैं। रंग बिरंगी पतंगों से भरा आकाश ऐसा लगता है कि मानो वह रंग बिरंगी तितलियों की कुशलती फिरती मनोरम दुनिया है। भाव सौंदर्य। कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से शरद ऋतु के आने पर चारों ओर तो उल्लास में वातावरण सा गया है, उनका वर्णन करते हुए बताया है कि तेज घोर अंधेरी वर्षा ऋतु की रातों के बीतने के बाद अब शरद ऋतु का सुनहरा वातावरण चारों तरफ सा गया है। सब और चमकीली धूप खिल गई है और चारों तरफ मधुर स्वर उत्पन्न हो रहे हैं। बच्चों के खेलने और शोर गुल और इशारे हैं। पतंगबाजी का एक माहौल उत्पन्न हो गया है। मौसम बड़ा सुहावना बन गया है। चारों तरफ आकाश में तितलियां मंडराने लगती है। अब है इसका कला सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है तथा इसमें मुक्त छंद का प्रयोग है। आंखों जैसा लाल सवेरा, उपमा अलंकार, शरद आया पुलों को पार करते हुए पंक्ति में मालवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शरद ऋतु को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है। जोर जोर में पुनरुक्ति एवं अनुप्रास अलंकार है और इस काव्यांश में विभिन्न बिंबों का प्रयोग हुआ है, जिसमें तेज बौछारों में गतिशील दृश्य बिंब है, पलों को पार करते हुए में गतिशील दृश्य बिंब है, घंटी बजाते हुए में सर्वय बिंब है, मुलायम बनाते हुए में स्पर्श बिंब का प्रयोग हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।